Welcome back to my channel. Today we are going to discuss part 2 of class 8, chapter 4, that is Tribals, Decus and the Vision of Golden Age. इसका हम second portion आज देखने वाले हैं. It is how did colonial rule affect the tribal lives? कि colonial rule से जो ब्रिटिश का रूल था उससे tribal lives के ऊपर, आदिवासी लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा. तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था. सबसे पहले कि व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ्स. सबसे पहले इफेक्ट हम किसके बाद देखेंगे, जो ट्राइबल चीफ हैं, जो एरिया के सरदार हैं, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी इन लोगों के पास थी. तो उनके साथ क्या हुआ. तो बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर पीपल. तो ब्रिटिश या फिर अंग्रेज़ों के आने से पहले तो जो ये ट्राइबल चीफ्स थे इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती थी. इनकी जो वैल्यू है वो लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा होती थी. काफ़ी इनको इकोनॉमिक पावर मिलती थी, मतलब पैसे से रिलेटेड जो पावर है, मतलब सामान का लेना देना, इसमें इनकी काफ़ी ज़्यादा पहुंच थी. और इनके पास राइट होता था एडमिनिस्टर करने का और कंट्रोल करने का इनकी टेरिटरीज़ को. मतलब इनके एरिया के अंदर जितना भी कामकाज होगा इनको कौन देखेगा, ये ट्राइबल चीफ्स. So in some places they had their own police and decided on the local rulers of land and forest management. तो कुछ जगह पे इनकी खुद की पुलिस होती थी जिसको ये मैनेज करते थे. और मतलब ओवरऑल इनके पास काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर है कि इनको अपने एरिया के अंदर क्या चीज़ करानी है, कौन सी चीज़ें लागू करानी है, कौन सा रूल रेगुलेशन रखना है. तो ये सारी पावर इन ट्राइबल चीफ्स के पास थी. लेकिन ब्रिटिश रूल आने के बाद क्या हुआ है, द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज्ड कंसिडरेबली. अंग्रेज़ों की सरकार आने के बाद इनकी जो पावर्स के अंदर, इनकी जिम्मेदारियों के अंदर काफ़ी चेंज आ गया. इनको ज़मीन तो रखने के लिए अलाउड कर दिया था कि जैसे ये पहले अपनी ज़मीन रखते थे, इनको अलाउड था कि ये अभी भी ज़मीन रख सकते हैं, रेंट कर सकते हैं लैंड को. लेकिन इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, जो ये लोगों को बता सकते थे कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, ये रोल है आपका, ये पर्टिकुलर जिम्मेदारी आपको हमने दी है, तो ये सारी चीज़ें अब इनकी छिन गई थी. दे वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल. पहले ये खुद के अपने लॉज बनाते थे, लेकिन अब इनको किन के लॉज मानने पड़ रहे हैं, अंग्रेज़ी सरकार के. सो दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश एंड discipline the tribal groups on behalf of the British. They lost the authority enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional function. तो अब क्या हुआ है, अंग्रेज़ी सरकार के आने के बाद इनको क्या करना पड़ता है, इनको ट्रिब्यूट पे करना पड़ता है. मतलब एक तरीके से ब्रिटिश सरकार को इन्हें गिफ्ट्स देने पड़ते हैं या फिर टैक्स जो है वो कलेक्ट करके देना पड़ता है. प्लस ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये लोग अपने जो ट्राइबल्स हैं उनको कंट्रोल में रखते हैं. मतलब जैसे ट्राइब्स पहले क्या करते थे, हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन में देखा था कि ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं और मतलब फॉरेस्ट के ऊपर पूरा राज करके रखते हैं. लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इन ट्राइबल चीफ्स को, इन सरदारों को क्या कहा था कि अब आपका क्या काम है कि आप इनको कंट्रोल में रखिए, बांध के रखिए, इनको इतना ज़्यादा आप खुले में रखना अब आपको अलाउड नहीं है कि अब जहाँ पे भी चाहें, जिस भी फॉरेस्ट के एरिया में चाहें, अब आपको वो घूमना अलाउड नहीं है. तो इनकी जितनी अथॉरिटी ये पहले थी, मतलब लोग इनकी जितना पहले मानते थे या फिर जितनी इज्जत इनको पहले मिलती थी, अब उसमें काफ़ी कमी आ गई. सो व्हाट हैपेंड टू शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स. तो उन लोगों के साथ क्या हुआ जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन को प्रैक्टिस करते थे. इन द लास्ट चैप्टर वी डिस्कस्ड, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द शिफ्टिंग भी बोलते हैं. सो इसके अंदर आप एक पर्टिकुलर एरिया जो है लैंड का, उसको कल्टीवेट करते हो, उसके सारे ट्रीज़ को काट देते हो और फाइनली वहाँ पे जो सीड्स हैं उनको स्कैटर करते हो ताकि जो अनाज है वो उग सके. एंड दैट वाज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं एक बार खेती करने के बाद दोबारा उस एरिया के ऊपर खेती नहीं करते थे. सो ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम. तो ब्रिटिश जो पीपल थे, जो अंग्रेज़ी सरकार थे, वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो जाते थे उन लोगों को देख के जिनका घर नहीं होता था, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. तो उनको लगता था कि वो सभ्य नहीं है. मतलब उनके अंदर काफ़ी, एक तरीके से देखो तो वो, उनको लगता था कि बहुत जंगली लोग हैं क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, अपने घरों में ये लोग क्यों नहीं रहते हैं. सो कुछ जो ग्रुप्स थे वो सेटल डाउन हो गए और वो पेजेंट कल्टिवेटर्स बन गए. मतलब जस्ट अ सेकेंड. सो दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर. वो चाहते थे कि जो ये ट्राइबल्स हैं, जो ये आदिवासी लोग हैं, घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये क्या करें, सेटल डाउन हो जाएं, एक ही जगह पे रहना चालू कर दें और पेजेंट कल्टिवेटर्स मतलब किसानों की तरह ये काम करना शुरू कर दें. सेटल पेजेंट्स वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव.
तो अंग्रेज़ों के लिए क्या था, अगर हम अंग्रेज़ों के पर्सपेक्टिव से देखें, उनके नज़रिए से देखें, तो कि अगर ये सभी लोग एक ही जगह पे रहेंगे, बार बार घूमेंगे नहीं, तो टैक्स कलेक्शन में आसानी होगी, हमें पता होगा कि ये सारे लोग कहाँ पे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये चाहते थे कि एक जगह पे रहें और खेती करें ताकि टैक्स कलेक्शन में आसानी हो और रेगुलरली इनके पास रेवेन्यू आता रहे। तो इन्होंने क्या किया, लैंड सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। दे इंट्रोड्यूस द लैंड सेटलमेंट, दैट इज दे मेजर्ड द लैंड, डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू द लैंड। तो इन्होंने लैंड सेटलमेंट के अंदर क्या किया कि सबको बता दिया कि इतना एरिया आपका है, ठीक है, मेजर कर लिया लैंड को, और किस व्यक्ति का कितना अधिकार है उस ज़मीन के ऊपर उसको भी इन्होंने डिफाइन कर दिया। सम पेजेंट्स वर डिक्लेयर्ड एज लैंड ओनर्स, सम वर टेनेंट्स। तो कुछों को इन्होंने बोला कि आप लैंड ओनर हो, मतलब ये ज़मीन जो है आपकी है, आप इसके हकदार हो, एक तरीके से आप इसके मालिक हो इस ज़मीन के, और बाकी सब आपके क्या हैं, टेनेंट्स। टेनेंट्स होते हैं किराएदार, मतलब कोई आपकी ज़मीन को किराए पे ले लेगा, इतना पोर्शन अगर किसी को खेती करनी है तो वो आपकी ज़मीन का टुकड़ा ले सकता है, मतलब खेती करने के लिए, और आपको ब्याज देता रहेगा या फिर रेंट देता रहेगा, ठीक है। दैट वाज अ प्रोविजन इन द सेटल्ड एग्रीकल्चर, मतलब जो इन्होंने कहा था कि भाई सेटल्ड आप पेजेंट बन जाओ, तो उसका ये था कि भाई कुछ लोग जो हैं ज़मीन के मालिक होंगे और कुछ उस ज़मीन के किराएदार होंगे। सो टेनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर्स हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। जो टेनेंट्स हैं, जो ये किराएदार हैं ज़मीन के, जो ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हैं, ये रेंट पे करते थे एक तरीके से, जैसे आप कमरे को किराए पे लेते हो और उसके बाद उसका रेंट पे करते हो हर महीने, तो ऐसे ही इनको इस खेत का भी रेंट पे करना होता था। और फाइनली जो ओनर है, जिसकी वो ज़मीन है, वो ब्रिटिश सरकार को टैक्स पे करता था इन्हीं का पैसा लेके। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेशन वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। जो ब्रिटिशर्स का अटेम्प्ट था कि भाई हम सभी जितने भी ये झूम कल्टिवेटर्स घूम रहे हैं, मतलब आदिवासीज घूमते हैं, इनको हम सेटल कर दें, ये चीज़ बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सो सेटल्ड प्लो कल्टिवेशन वॉज नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर वॉज स्केर्स एंड सॉइल इज ड्राई। तो सबसे पहली दिक्कत क्या थी यहाँ पे कि ऐसे एरियाज थे, जैसे अगर आप झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया की अगर बात करो जहाँ पे झूम कल्टिवेशन होती थी, तो वहाँ पे पानी की कमी थी, और प्लस जो सॉइल है वो काफ़ी ड्राई थी, मतलब सॉइल जो है उपजाऊ नहीं थी, पानी की कमी है, इसीलिए तो ये लोग झूम कल्टिवेशन करते थे। अगर यहाँ पे पानी अच्छे से अवेलेबल होता और सारे न्यूट्रिएंट्स इनको एक ही बार मिल जाते, तो ये क्यों जाते अपनी ज़मीन छोड़ के एक बार में। तो इसीलिए ये झूम कल्टिवेशन करते थे, क्योंकि यहाँ पे स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज था। ब्रिटिश लोगों को ये बात काफ़ी बाद में समझ में आई। सो since their fields did not produce good yields, so the Jhum cultivators in northeast India insisted on continuing with the traditional practices. Jhum cultivators जो थे दो जगह पे इंडिया में देखने को मिलते हैं। ओके, सो इफ़ वी लुक एट इंडियाज मैप, तो इंडिया के मैप के अंदर आपको सेंट्रल इंडिया के अंदर झूम कल्टिवेटर्स मिलेंगे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आपको झूम कल्टिवेटर्स मिलेंगे। तो सेंट्रल वालों की क्या दिक्कत थी कि यहाँ पे पानी की और जो सॉइल थी उसकी बहुत ही अच्छी रिसोर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, पानी की कमी थी और सॉइल भी काफ़ी ड्राई थी। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग थे वो माने ही नहीं कि हम तो झूम कल्टिवेशन ही करेंगे, तो इसीलिए ब्रिटिश को उनको अलाउ करना पड़ा। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो उन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों ने, जो ट्राइबल सोसाइटी थी वहाँ की, जैसे नागालैंड की, मिज़ोरम की, मणिपुर, आसाम, इन सब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो गए ये लोग। तो ब्रिटिशर्स को हार माननी पड़ी और इनको अलाउ कर दिया कि भाई आप अपनी झूम कल्टिवेशन को कंटिन्यू रखें। सो फॉरेस्ट लॉस एंड देयर इम्पैक्ट, तो फॉरेस्ट के ब्रिटिश ने कुछ कानून बनाए थे और उसका क्या असर लोगों के ऊपर पड़ता है, अब हम ये देखेंगे। सो जो फॉरेस्ट में ये ट्राइबल लोग रहते थे तो पूरा बहुत अच्छे से कनेक्टेड थे, मतलब जो ट्राइबल्स हैं उनकी पूरी की पूरा जीवन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, वहीं से वो खाना ले रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं। सो दे वर हाईली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। तो जैसे ही ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ी सरकार ने फॉरेस्ट के लॉज के अंदर चेंज किया तो ट्राइबल्स की लाइफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो गई। तो जैसे ब्रिटिश ने क्या कहा सबसे पहले कि जितने भी ये फॉरेस्ट हैं, जितने भी ये जंगल हैं, ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, मतलब किसका अब इनके ऊपर अधिकार है, अंग्रेज़ी हुकूमत के अंदर ये सभी फॉरेस्ट अब आ गए हैं। तो कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया दैट दीज आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड दे प्रोड्यूस्ड फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच वाज द ब्रिटिश वांटेड। तो अब क्या हुआ कि कुछ फॉरेस्ट को इन्होंने कह दिया कि भाई ये फॉरेस्ट जो है रिजर्व्ड है, मतलब यहाँ पे ब्रिटिश जो लोग हैं, अंग्रेज़ों की परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता, कोई भी वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह नहीं काट सकता,
इन्होंने इन फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे ऐसे पेड़ थे जिनकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती थी और वो लकड़ी ब्रिटिश को चाहिए थी। किस चीज़ के लिए चाहिए थी? स्लीपर्स बनाने के लिए। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट स्लीपर्स आफ्टर अ वाइल। तो अब क्या है, फॉर दीज फॉरेस्ट, इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। किसी भी इंसान को यहाँ पे फ्रीली अपनी मर्जी से मूव करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती थी। झूम कल्टीवेशन यहाँ पे नहीं हो सकता था, कोई भी यहाँ से फ्रूट कलेक्ट नहीं कर सकता था या फिर एनिमल्स को नहीं मार सकता था। तो झूम कल्टीवेशन अब जो इस एरिया के अंदर प्रैक्टिस होती थी, अब वो लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो कुछ लोगों को अब फोर्स करना पड़ा, मतलब फोर्सिबली यहाँ से जाना पड़ा। वो नहीं चाहते थे कि भाई हम अपने जंगल छोड़ के जाएं, लेकिन फिर भी उनको यहाँ से मजबूरन जाना पड़ा। सो वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। अब ब्रिटिश ने क्या किया, सभी इन आदिवासीज को जंगल से तो भगा दिया, लेकिन अब इनको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो वो प्रॉब्लम कैसी थी? सबसे पहला कि इनको लेबर नहीं मिलता था। अब इनको ब्रिटिश जो सरकार है उसको पेड़ कटवाने हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरत के लिए। अब वो पेड़ कौन काटेगा? जब इन्होंने सभी लेबर को भगा ही दिया है तो अब इनको पेड़ काटने वाले भी चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक थोड़ा आइडिया लगाया और इन्होंने क्या कहा कि भाई हम झूम कल्टीवेटर्स जो हैं उनको थोड़ा सा लैंड दे देते हैं और ज़मीन के बदले हम क्या कराएंगे, उनसे काम करा लेंगे। सो झूम cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the village would have to provide labor to the forest department and look after the forest। तो ये झूम कल्टीवेटर्स थे, इनको छोटा सा लैंड एरिया दे दिया गया और क्या कहा गया कि आपको हमारी मदद करनी है इन सेंस कि जब भी हमें मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी पेड़ वगैरह काटने के लिए या सामान ढोने के लिए, तो आप हमें वो लेबर प्रोवाइड करेंगे। प्लस जितने भी हमारे यहाँ के फॉरेस्ट हैं आपको उनका ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे इलीगली यहाँ पे नहीं आ रहा है और सामान वगैरह तो नहीं लेके जा रहा है फॉरेस्ट का। सो दैट वाज द ड्यूटी ऑफ द झूम कल्टीवेटर्स। बहुत सारे रीजन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट विलेजेस को बना दिया था ताकि जो चीप लेबर है, मतलब सस्ते में उनका काम जो है चलता रहे। तो फॉरेस्ट विलेजेस क्या थे? फॉरेस्ट विलेजेस थे कि एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट एरिया है जिसमें किसी को आने की परमिशन नहीं है, तो वहाँ पे छोटे से इन्होंने गांव बना दिया था, छोटा सा गांव जिसके अंदर ये झूम कल्टीवेटर्स रहेंगे विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों की परमिशन के साथ, ताकि जब भी अंग्रेज़ों को काम की ज़रूरत पड़े ये लोग तैयार रहें। सो मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड against the colonial forest laws. They disobeyed the new rules, continued with practice that were declared illegal, at times rose in open rebellion, such was the revolt of Songram Sangma in 1906 in Assam and forest satyagraha in 1930s in the central provinces। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब ये लोग हैं ट्राइबल्स जो हैं आदिवासीज, इन्होंने इतने साल से एक ट्रेडिशन को फॉलो किया है। ये झूम कल्टीवेटर्स हैं, ये खुले में घूमना पसंद करते हैं फॉरेस्ट में। तो जब इतने सारे लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर लगाए गए तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आए ये। तो इन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। ये जितने भी रूल्स इन्होंने बनाए थे उनको डिसोबे करने लगे, उनको तोड़ने लगे और जितनी भी प्रैक्टिसेस इलीगल डिक्लेयर करती थी, इलीगल एज इन कि आप किसी को मार नहीं सकते हो, तो ब्रिटिश ने ये सारी चीज़ें मना कर दी थी कि आप फॉरेस्ट से फ्रूट्स नहीं ले सकते या फिर लकड़ियाँ नहीं ले सकते। तो जितनी भी ये इलीगल प्रैक्टिस थी इन्होंने उनको करना जारी रखा और जब मान लो अगर बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती थी तो ये ओपन रिबेलियन में आ जाते थे। मतलब इनका बिल्कुल ओपनली इनके मुंह पे बोलते थे कि भाई हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और हम आपके खिलाफ या फिर विरुद्ध जो हैं खड़े हैं। तो ऐसे ही रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था? एक आसाम में हुआ था और एक सेंट्रल प्रोविंस, मतलब जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है प्रेजेंट डे, वहाँ पे हुआ था। असम के अंदर सोंग्राम संगमा नाम का एक रिवोल्ट हुआ था 1906 के अंदर और फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था 1930s के अंदर। कहाँ पे? सेंट्रल प्रोविंसेस, जिसको आज हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। सो दैट वाज योर टुडेज वीडियो। Tomorrow or in the next video we are going to understand about the problem with trade. If there are any questions related to this topic, you can ask in the comment section below. Please give us a thumbs up and subscribe to the channel. Thank you.